Greetings from Drishti Judiciary. We hope that you all are doing fine, and our effort and endeavor to reach out to the citizens of this country to impart better legal education is proving to be fruitful. इसी कड़ी में आज हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन लेकर आए हैं और ये चर्चा सबके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत जरूरी भी है। राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। हम आमतौर पे ये बहुत बारी सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के तहत पुलिस ऑफिसर ने आके गिरफ्तार कर लिया है, हमने देखा भी होगा। पर क्या गिरफ्तार करते ही उस व्यक्ति की सारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है? क्या उस व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है? Essentially, अगर आप देखें, if you see that the person is under the control of the authority, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोर्ट हो, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की कस्टडी है, वो पुलिस अफसर के पूरे कंट्रोल, निगरानी में रहते हैं, कारावास में होते हैं। पर क्या उस व्यक्ति के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं just because he has been arrested? The answer is no. The answer is no. See, in our system of civilized jurisprudence, हमारी न्याय प्रणाली के हिसाब से a person is presumed to be innocent until proven guilty. ये माना जाता है कि एक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसको दोषी करार ना कर दिया जाए, जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। और सिद्ध कौन करेगी? न्याय प्रणाली, हमारे न्यायालय। लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है और उस व्यक्ति के अधिकारों पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। हां, कुछ बहुत जरूरी प्रतिबंध होते हैं, जैसे वे व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकता। पर क्या अगर उस व्यक्ति को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्वास्थ्य की परेशानी है, तो क्या उस व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक अरेस्टेड पर्सन है, कि वो अपना इलाज करवा सके? हाँ, अब वह अपनी मर्जी से इलाज करवाने के लिए अस्पताल नहीं जा सकता, पर यह अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को इलाज करवाने के लिए लेके जाए। जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए जिनको इस बात की जानकारी है कि उनका कोई करीबी किसी एक ऐसी समस्या में है, उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सबको, इवन ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो सामान्य नागरिक हैं, उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड वी विल नॉट मेक इट हाइपर टेक्निकल, ताकि हर किसी को इस डिस्कशन से लाभ हो। सी, जब भी हम अपराधों की बात करते हैं, whenever we talk about offenses, the offenses are essentially of two types. You see, one cognizable or two non-cognizable. Essentially, these are the types of offenses. जब cognizable offense की बात करते हैं, तब पुलिस ऑफिसर के पास पावर है that he may arrest without warrant from the magistrate. मैजिस्ट्रेट के निर्देश ना होने पर भी पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर है कि अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी व्यक्ति ने किया है, या उस व्यक्ति पे यह रीजनेबल सस्पिशन है
कि उस व्यक्ति ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है या वह करने वाला है, ही इज जस्ट अबाउट टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि वो व्यक्ति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर चुका है या करने वाला है, तब उस केस में उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है. द पुलिस ऑफिसर हैज दैट पावर, दो दैट पावर इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, प्राइमरीली सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी 1973, धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता 1973. सबसे पहली रिस्ट्रिक्शंस या गाइडलाइंस वहां दी गई हैं कि एक व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार करेंगे विदाउट अ वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट के निर्देशों के अलावा, तब उस व्यक्ति को आप किस सिचुएशन में गिरफ्तार कर सकते हैं. बट दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन, और हम उस चर्चा पे आएंगे कि जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तब उस व्यक्ति के क्या राइट्स हैं. व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टी, दैट इज एन अरेस्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. Similarly, if you see non-cognizable offenses, generally the police officer has to obtain a warrant from the magistrate. But यहां पे भी मैं आप सबको बता दूं कि non-cognizable offenses में भी the police officer can arrest without warrant from magistrate. अब ये जिन लोगों को जानकारी है उनको थोड़ी सी बात हो सकता है अटपटी लगे, बट यस, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी 1973, धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता 1973. बहुत लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस हैं. सी अरेस्ट का पर्पस होता है, किसी को गिरफ्तार करने का पर्पस होता है कि आप ये सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आगे कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, किसी साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, किसी गवाह को, विटनेस को इंटिमिडेट नहीं करेगा, डराएगा धमकाएगा नहीं, या उस विटनेस को किसी ऐसी सिचुएशन में लाकर नहीं खड़ा कर देगा जहां वह विटनेस अपनी गवाही कोर्ट में ना दे पाए. हो सकता है वह व्यक्ति हमें दूसरी बार मिल भी ना पाए. चांसेस हैं कि वह व्यक्ति एक फ्लाइट रिस्क है. फ्लाइट रिस्क मतलब वह व्यक्ति फरार हो जाएगा और गिरफ्त में नहीं आ पाएगा. और अगर ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करे, विटनेसेस को इंड्यूस करे, थ्रेटन करे, या उनको कुछ प्रॉमिस कर दे, या वह व्यक्ति फरार हो जाए, हमें मिल ही ना पाए, ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमारी न्याय प्रणाली आगे बढ़ ही नहीं पाएगी. क्योंकि अगर अक्यूज्ड, जो अभियुक्ति है, अगर वो नहीं होगा तो उस व्यक्ति के ऊपर हम ट्रायल कैसे चलाएंगे, कार्यवाही कैसे करेंगे, और जो विक्टिम है उसको न्याय कैसे मिलेगा. सो द बेसिक पर्पस ऑफ अरेस्ट इज टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द ट्रायल. Basic purpose is to ensure presence of the accused at trial, to prevent him from committing any further offense, tampering with evidence, causing any threat, inducement or promise to any witness, to prevent him from absconding, committing further offenses. ये बेसिक पर्पसेस हैं अरेस्ट के. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हम मैजिस्ट्रेट के निर्देश के साथ ही किसी को अरेस्ट कर सकते हैं. पुलिस ऑफिसर के पास ये जनरल पावर नहीं है कि वह विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, जबकि उस व्यक्ति ने करा है या ये शक है कि उस व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है. पर धारा 42 सेक्शन 42 ये बात बहुत स्पष्ट बताता है कि अगर वह व्यक्ति अपना नाम और पता ना बताए, पुलिस अफसर ने पूछा कि भाई ठीक है, आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा, अपना नाम पता बता दीजिए, जब जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा, या जब भी मैजिस्ट्रेट साहब समन्स भेजेंगे आप आएंगे, अपना नाम और पता बताइए. वह व्यक्ति अपना नाम और पता ना बताए, या वो जो नाम और पता बता रहा है व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर को ये संपूर्ण शक है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये नाम पता सही नहीं है,
एंड द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एबल टू असर्टेन, पुलिस ऑफिसर इस बात की पुष्टि भी नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वह उस व्यक्ति को अरेस्ट करे विदाउट अ वारंट, इवन दो दैट पर्सन हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को। अब आते हैं उस चरण पे जब उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ दिस पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, what all rights are available to this arrestee? What are the rights that are available to this arrestee? See, the first right that is available is given under section 50 of CRPC. Section 50 of CRPC 1973. Section 50 सबसे पहले तो it applies only to those situations where the arrest is without warrant. मैजिस्ट्रेट का निर्देश नहीं है और पुलिस ऑफिसर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके, जो विधि द्वारा स्थापित शक्ति पुलिस ऑफिसर को मिली है, उसका इस्तेमाल करके वह व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। अब पुलिस ऑफिसर का यह दायित्व है टू फोर्थविथ inform the arrestee what grounds of his arrest, and if he is entitled to bail, then his right to obtain bail. क्यों गिरफ्तार करा है? उस व्यक्ति को ये पता तो होना चाहिए कि मुझे गिरफ्तार क्यों करा गया है, मैंने क्या अपराध करा है, What offense have I committed? अब आप आराम से, सुबह का समय है, आप सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल रहे हैं, आपके घर के बाहर पुलिस वाला आता है और आपको अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। भाई क्यों करा गिरफ्तार? ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर का और आपका राइट है कि आपको ये बताया जाए व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ माय अरेस्ट, मुझे अरेस्ट क्यों करा जा रहा है, मैंने क्या अपराध करा है, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ माय ऑफेंस, किस बिना पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मैंने क्या अपराध करा है जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ माय अरेस्ट। और अगर उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ा जा सकता है, मतलब एक बेलेबल ऑफेंस है, अगर एक बेलेबल ऑफेंस है तो आप व्यक्ति को उसी समय बताएंगे कि आपके पास बेल का राइट है और अगर आप चाहें तो बेल ले सकते हैं, आप अपनी जमानती, आप अपने श्योरिटीज का इंतजाम कर लीजिए। सबसे पहला राइट जो सीआरपीसी में हमें दिया हुआ है, सेक्शन 50, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाएगा तो बताया जाएगा क्या ग्राउंड्स हैं, ऑफेंस क्या कमिट करा है, क्या पर्टिकुलर्स हैं ऑफेंस के, और अगर बेलेबल ऑफेंस के तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा। आम नागरिक को हो सकता है ना पता हो कि ये जो ऑफेंस इस पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया है, जिस बिना पे मुझे गिरफ्तार करा जा रहा है, क्या वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है उस व्यक्ति को ना पता हो। तो ये पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है, and it is the right of the individual, the arrestee, that he should be informed that this is a bailable offense। आप अपने जमानतियों का इंतजाम कर लीजिए, श्योरिटीज का इंतजाम कर लीजिए, आपको हम पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं और वहां पे सारी कार्यवाही करके, कागजी कार्यवाही करके आपको हम बेल पे छोड़ देंगे अगर आपने अपनी जमानत दे दी तो। ये राइट है आपका जानना अगर आपको अरेस्ट करा गया है, तुरंत, forthwith, the word used is forthwith, उसी समय बताएंगे आप, कोई डिले नहीं है कि 3 घंटे बाद आपने उस व्यक्ति को बताया। Forthwith the person has to be informed।
Second right is given under section 49 of CRPC. 49 of CRPC क्या बताता है? No unnecessary restraint. नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। किसी भी ऑफेंस के लिए अगर आपको गिरफ्तार किया गया है विद और विदाउट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, वट एवर बी द सिचुएशन, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द अरेस्टी। आपको अरेस्ट करा गया और पुलिस अफसर ने आपको एक बड़ी मोटी रस्सी से आपके हाथ और पैर बांध दिए और आपको उठा के पुलिस की जीप में डाल दिया। क्या ये पुलिस ऑफिसर कर सकता है? वह कहेगा मैं तो अरेस्ट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है व्यक्ति भाग ना जाए। अरे, उस व्यक्ति के मानवीय अधिकार, उस व्यक्ति के मूलभूत अधिकार कहीं नहीं गए। वह व्यक्ति आज भी, जिस समय उसको अरेस्ट करा जा रहा है, वह व्यक्ति आज भी एक मनुष्य है। His human rights, his statutory rights, his fundamental rights do not go anywhere. They are still intact. They are still intact. आप unnecessarily उसको restrain नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपने समझ लीजिए हाथ पकड़ के उस व्यक्ति को पुलिस की जीप में या वैन में बैठा दिया। अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है, उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कृत्य किया है जो बहुत सीरियस है, वह खतरनाक अपराधी है, तो उस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति का हो सकता है हाथों पे कोई रिस्ट्रेन लगा दें। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट यू कांट अननेसेसरली रिस्ट्रेन अ पर्सन। यू कैनॉट। फर्स्ट सेक्शन 50 हमें राइट्स बताता है। फोर्थविथ आप बताएंगे क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, what are the offenses for which you are arresting the person, and if the offense is bailable, you will forthwith inform that you have a right to obtain bail. You please arrange for your sureties. आपने जमानती आप अरेंज कर लीजिए और आपको हम बेल पे छोड़ देंगे कागजी कार्यवाही के बाद। फिर सेक्शन 49 बताता है कि जब आप अरेस्ट कर रहे हैं ये बताएंगे तो सही, लेकिन अननेसेसरली उस व्यक्ति को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को अननेसेसरली रिस्ट्रेन। जरूरत से ज्यादा फोर्स नहीं इस्तेमाल करी जाएगी उस व्यक्ति को अरेस्ट करते समय। आगे चलते हैं। अगला अधिकार जो दिया है वो दिया है सेक्शन 50A में। यह अधिकार दिया हुआ है सेक्शन 50A में, कैपिटल ए। दिस वाज एन अमेंडमेंट इन 2005. This was inserted by an amendment of 2005 which came into force on the 23rd of June 2006. This was an amendment of 2005. It came into force on the 23rd of June 2006. Very simple to even remember. कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि ये इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की एनफोर्समेंट डेट क्या है। It's very simple to remember. You see, 2 3s are 6. 2 3s are 6 and the year is also 6. 2 3s are 6 and the year is also 6. Very easy to remember. You just have to develop that pattern in your head. 2 multiplied by 3 is 6 and the year is also 6. Anyway, section 50A. अब section 50A ये बताता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे, whenever you are arresting a person, you have to inform whom, either a family member or a friend or a nominated person. अब आपने शाम के समय वह व्यक्ति अपने ऑफिस से निकल रहा था, लेट हो गया था, आप गए और उस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया शाम के 6:30 बजे।
अब वो व्यक्ति अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन चला गया है, ना आपने उन्हें फोन कॉल करने दिया, ना आपने किसी को बताया, और घर वाले वहां पे सोच रहे हैं कि व्यक्ति गया कहां। हाउ कैन यू put such restrictions on the liberty of an individual? No, even if that person is being arrested, it has to be in a dignified manner. The entire family is howling and crying and trying to find their family member, and that person is sitting in jail. You have put him in a locker in the police station. Nobody knows that he has been arrested. Arey bhai, if the person gets to inform his family, his friends or his nominated person, अब ऐसा नहीं है कि सबको वह उसको फोन करने दिया जाएगा कि आप उसको भी बता दो, उसको भी बता दो, नहीं. Some responsible person, वह व्यक्ति अपनी चॉइस का बताएगा कि व्यक्ति आप इसको प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है. साथ साथ यह भी बताना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करके कहां ले गए हैं, कहां लेकर जाया गया है उस व्यक्ति को अरेस्ट करके, यह भी बताना बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति के लिए अटर्नी का, वकील का इंतजाम किया जाए, जमानतियों का इंतजाम किया जाए, जो नेसेसरी चीजें हैं वो करी जाएं उस व्यक्ति के लिए. द फैमिली मेंबर्स आल्सो हैव अ राइट, एंड इट इज द राइट ऑफ द अरेस्टी प्राइमरीली. It is the right of the arrestee primarily that he has a right to inform a friend or a family member or some nominated person that he nominates that please inform this person that I have been arrested, this is the place of arrest. यहां पे मेरे को कारावास में रखा गया है, यहां पर मैं हूं, मेरे को अरेस्ट कर लिया गया है. ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है. सेक्शन 50A of CRPC talks about it. It's a statutory right which is available to each and every individual. Each and every individual. सिर्फ इतना नहीं, इसी सेक्शन में, सेक्शन 50A में यह बात करी गई है कि आप इस चीज की एंट्री करेंगे. You will put an entry in a book that who is the person that has been informed. वो व्यक्ति कौन सा है जिसको इंफॉर्मेशन दे दी गई है अरेस्ट की. और साथ साथ मैजिस्ट्रेट को, जब मैजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को लाया जाएगा, मैजिस्ट्रेट को पेपर्स भी सबमिट करे जाएंगे, तब मैजिस्ट्रेट हैज टू इंश्योर कंप्लायंस. ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी ड्यूटी इंपोज करी है सीआरपीसी ने. मैजिस्ट्रेट टू इंश्योर कंप्लायंस. Magistrate has to ensure that this particular provision has been complied with. There has been no lag in the justice system. उस व्यक्ति के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. The magistrate has to ensure compliance under section 50A. This is the mandate of CRPC. This is the mandate of CRPC. जब आप अरेस्ट करेंगे, सबसे पहले सेक्शन 50 इन्फॉर्म करेंगे ग्राउंड्स, किस बिना पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या ऑफेंस है जो आपने कमिट करा है, व्हाट आर दी पर्टिकुलर्स. अगर बेल के लिए आप एंटाइटल्ड है विद अवेलेबल ऑफेंस, तो आप बोलेंगे कि भाई बेल के लिए आप जमानती अपने इंतजाम कर लीजिए, श्योरिटीज का इंतजाम कर लीजिए, और हम आपको कागजी कार्रवाई के बाद छोड़ देंगे. पुलिस ऑफिसर का ये दायित्व है, एंड इट इज अ राइट ऑफ द अरेस्टी टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. Of course, every right has a corresponding duty also. Section 49, unnecessarily restrain नहीं करेंगे आप किसी भी व्यक्ति को. Section 50A, nominated person को ये बताया जाएगा कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये यहां पर इस व्यक्ति को कारावास में रखा गया है. We can't allow animal existence of any individual. No. The personal liberty which is guaranteed under the Constitution does not imply mere animal existence. डिग्निफाइड तरीके से किसी व्यक्ति को ट्रीट करा जाना चाहिए, भले ही उस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं, भले उस व्यक्ति ने एक बहुत ही घृणापूर्वक अपराध करा है, उस व्यक्ति के राइट्स को सैक्रोसेंक्ट माना जाता है. उस व्यक्ति के राइट्स को हम नहीं अपनी मर्जी से ले सकते. बहुत इंपॉर्टेंट है.
आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन आता है, सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी 1973, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड और अरेस्टी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टी। और मैं आपको बता दूं कि जो अमेंडमेंट हुई थी 2009 की, which came into force on 31st of December 2009, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि ये तो ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें राइट्स कहां से आए अरेस्टी के। इफ यू सी द प्रोविजन विच वाज देयर बिफोर द अमेंडमेंट, दैट इज 2009 की अमेंडमेंट से पहले जो प्रोविजन था सेक्शन 54, और जो 2009 के अमेंडमेंट के बाद प्रोविजन को करा गया है, आपको डिफरेंस ये पता चलेगा कि नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टी इज कंपल्सरी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टी, इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, इट हैज टू बी डन। रिपोर्ट भी बनती है उसकी, एज टू व्हाट ऑल इंजरीज मार्क्स आर देयर ऑन द बॉडी। क्या इल ट्रीटमेंट तो कहीं नहीं हो रहा है? क्या कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है अक्यूज्ड के साथ? जो अरेस्टी है, क्या उनको कारावास में उनके साथ कोई मार पिटाई तो नहीं हो रही है? क्या उनको किसी तरीके से दबाव में तो नहीं रखा जा रहा है? इस पर्टिकुलर चीज की पुष्टि करने के लिए द मेडिकल एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी। कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन? मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन बाय बेसिकली अ मेडिकल ऑफिसर who is in the employment of the central government or the state government, and if this person is not available, then it will be done by a registered medical practitioner. Registered medical practitioner. अब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? जब आप देखेंगे सेक्शन 53 एक्सप्लेनेशन 2, यह बात वहां बताई हुई है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956, दैट इज अ एंसिलरी इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग। बट उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। यहां तक सीआरपीसी ने सोचा हुआ है कि किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करा जाए तो क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करने हैं। अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण राइट जो हमारे सामने आता है, इट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी। क्या है वो राइट? दैट विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, उस अरेस्टी को या तो मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा। या तो मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा। सेक्शन 56 इस बारे में बात करता है। विदाउट अननेसेसरी डिले, प्लीज दिस हैज टू बी नोटेड, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले आप प्रोड्यूस करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने, जिनको हम आम भाषा में स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO भी कहते हैं। प्रोड्यूस करना जरूरी है। आप सिर्फ गिरफ्तार करके किसी को कारावास के अंदर अपने आप जाके नहीं डाल सकते, नहीं, करना जरूरी है। आप प्रोड्यूस जरूर करेंगे।
और साथ साथ आपने किस टाइम पीरियड में प्रोड्यूस करना है, ये सेक्शन 57 बताता है. एंसिलरी प्रोविजन विच इज अटैच्ड टू दिस इज सेक्शन 57, that this period cannot extend beyond 24 hours from time of arrest, excluding the time of journey. ट्वेंटी 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही आपने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा, उसके 24 घंटे के अंतर्गत आप उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे. ये बात सिर्फ सेक्शन 57 में नहीं, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी एज अ फंडामेंटल राइट इट इज गिवन दैट जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, you will produce that person within 24 hours of his arrest before a magistrate. हाँ, अब जैसे आपने अरेस्ट करा और वहां से लेकर पुलिस स्टेशन तक आने में आपको टाइम लग गया, पुलिस स्टेशन से मैजिस्ट्रेट तक के पास जाने में वो जर्नी का टाइम एक्सक्लूड करा जाएगा, बट विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. इसी चीज से रिलेटेड एक भ्रांति लोगों के मन में यह भी है कि अरे पुलिस अफसर तो हो सकता है फ्राइडे को अरेस्ट करे या सैटरडे को अरेस्ट करे, बेल कैसे मिलेगी? संडे तो कोर्ट बंद होता है, 15 अगस्त को कोर्ट बंद होता है, 26 जनवरी को कोर्ट बंद होता है, 2 अक्टूबर को कोर्ट बंद होगा, और भी बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब कोर्ट्स बंद होंगे. मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर वो 24 घंटे सुबह के 4 बजे भी खत्म हो रहे हैं तो देयर इज अ डेजिग्नेटेड मैजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी जिसके सामने उस पर्टिकुलर अरेस्टी को प्रोड्यूस करा जाता है. इवन इफ इट इज 26th of January, 15th of August, any other gazetted holiday wherein the courts are closed, even if it is a Sunday, even if it is the middle of night, there is a judicial officer, a magistrate on duty and this is the beauty of our legal system. You see, the magistrate has to be on duty. Whoever is designated has to be on duty at that time. Why? So that the rights of the general citizens are not hampered. अगर पुलिस अफसर ने अरेस्ट करा किसी व्यक्ति को सैटरडे को, वह व्यक्ति तो मंडे से पहले प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. संडे को भी देयर इज अ मैजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी. So these were some rights which were given under the CRPC 1973. Now there are certain cases also, certain judgments, very important decisions of the Supreme Court. माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं, कुछ ऐसे केसेस के निर्णय हैं जो जानना बहुत जरूरी है, जिनसे हमें पता चलता है कि सिर्फ जो स्टैट्यूट में लिखा है, जो विधि में लिखा है, जो लॉ में लिखा है, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन से कुछ राइट्स प्रदान करे हैं अरेस्टीज को. A very interesting case is D.K. Basu versus the state of West Bengal. D.K. Basu versus the state of West Bengal. D.K. Basu, one of the petitioners in this case, was actually a former judge of the Calcutta High Court. He himself was a former judge of the Calcutta High Court.
and he was one of the petitioners in this particular case wherein this landmark judgment was pronounced by the Honorable Supreme Court. There were certain very important points that were discussed in this particular judgment. One of those points was that whenever a person is being arrested, the police officer has to bear a clear and visible identification. जो हम पुलिस ऑफिसर देखते भी हैं, नेम प्लेट जो होती है लगी हुई पुलिस ऑफिसर की वर्दी पे. The guideline given was by the Supreme Court that this has to be present. That is, जो clear and visible identification है वो present होना जरूरी है पुलिस ऑफिसर की वर्दी पे. और साथ साथ जब अरेस्ट करा जाएगा तो there will be also a memo of arrest which will be signed by, let us say, a family member or respected person of the locality. It will be signed by whom? The family member, friend, or respected person of the locality as a witness. And not only this, it will also be countersigned. Countersigned by arrestee. It will be countersigned by the arrestee also. Arrestee के भी signatures उस पे दिए जाएंगे. A memo of arrest has to be made. ये गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने in 1997. But this has been incorporated now under section 41B of CRPC 1973. 41 capital B of CRPC 1973. This has also become a statutory right now. It was binding as a judgment of the Supreme Court, but it has also become a statutory right now. Section 41B of CRPC 1973 talks about the exact same thing. It has been incorporated in the statute. Then furthermore, they said that a nominated person has to be informed. A nominated person has to be informed. As we have already discussed, this has also been incorporated under section 50A of CRPC. This has also been incorporated under section 50A of CRPC. This has also become a statutory right now. Furthermore, it was discussed in this particular case that an inspection memo will be created. क्या इंजरी है, कोई मार्क्स हैं, स्ट्रगल के मार्क्स हैं, क्या व्यक्ति के ऊपर से कोई किसी चीज को सीज करा गया, ये इंस्पेक्शन मेमो बनाया जाएगा और वो इंस्पेक्शन मेमो अरेस्टी को भी दिया जाएगा. अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विल आल्सो बी गिवन टू द अरेस्टी. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का इस पर्टिकुलर जजमेंट में कि मान लीजिए यहां पे जो नॉमिनेटेड पर्सन है, that nominated person lives outside the district of the arrest. That means this nominated person lives outside the district of arrest. तब क्या किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी. Within 8 to 12 hours, you see, यहां पे इंफॉर्मेशन नॉमिनेटेड पर्सन को देने के साथ साथ विद इन 8 to 12 hours
आप जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उस डिस्ट्रिक्ट की, उनको भी इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि अगर जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो समय पे नहीं पहुंच सकता, तो जो स्टेट के द्वारा लीगल सर्विसेज दी जाती हैं अरेस्टेड पर्सन्स को, अक्यूज्ड को, उस सर्विस का फायदा अक्यूज्ड उठा सके। अगर बेल है तो बेल फर्निश करने में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मदद करे। मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, कोई विलंब हो रहा है, कोई देरी हो रही है, अक्यूज्ड के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बताएं जहां नॉमिनेटेड पर्सन डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहता है। जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, नॉमिनेटेड पर्सन को। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट से बाहर रहता हो, इट इज वेरी मच पॉसिबल। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बताना मैंडेटरी है विद इन 8 to 12 hours. That is also very important. Now, another very interesting observation which was given by the Supreme Court. That observation is that whenever a person is arrested, within 12 hours, arrest, you have to inform the headquarters. That is the पुलिस कंट्रोल रूम। ये बताना जरूरी है। वहां पे डिस्प्ले भी करा जाएगा, पुलिस स्टेशन के बाहर भी और हेडक्वार्टर्स में भी, कंस्पिक्युअस प्लेस यानी कि विजिबल प्लेस पे ये डिस्प्ले भी करा जाएगा that who is the person who has been arrested, what was the time, what was the offense, who was the arresting officer, details वहां पे लिखी होंगी। Within 12 hours this has to be done. उसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम्स का सेटअप भी जरूरी है। और दिस प्रोविजन ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो हैज बिकम अ स्टैट्यूटरी राइट एज पर सेक्शन 41 कैपिटल C ऑफ CRPC। 41 कैपिटल C ऑफ CRPC। Very important. This is extremely important to know. D.K. Basu versus State of West Bengal. Very important and landmark judgment by the Supreme Court. Further, there was another judgment which was Joginder Kumar versus the State of UP. It was delivered in 1994. And in Joginder Kumar versus State of UP also, some similar points were discussed. That is, information to friend, a relative or nominated person. Information of arrest has to be given to the friend, relative or nominated person, and an entry has to be made regarding this. जो डायरी प्रिस्क्राइब करिए स्टेट गवर्नमेंट ने, उस पर्टिकुलर डायरी में आप ये एंट्री करेंगे कि किसको इन्फॉर्म करा गया है अरेस्ट के बारे में, किसको इन्फॉर्म करा गया है अरेस्ट के बारे में। अक्यूज्ड को, जो अक्यूज्ड के राइट्स हैं, अरेस्टी के राइट्स, अरेस्टीज राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड टू हिम forthwith। जो अरेस्टी के राइट्स हैं, विदाउट एनी डिले आप अरेस्टी को बताइए कि उनके पास क्या क्या राइट्स है। बेलेबल ऑफेंस है तो बेल का राइट है, नॉमिनेटेड पर्सन को बताने का राइट है,
कोई अगर मेडिकल समस्या हो रही है उन्हें, तो उस चीज के बारे में उनको बताना है ताकि उनका ट्रीटमेंट कराया जा सके. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट इन जोगिंदर कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी. And further you see in Arnesh Kumar versus State of Bihar, another judgment by the Honorable Supreme Court, Arnesh Kumar versus the State of Bihar. वहां पे उस पर्टिकुलर जजमेंट में ये बात जो प्राइमरीली बताई गई थी वो ये थी कि 498A IPC, that is cruelty by the husbands or relatives of the husband on the wife, on the woman. Cruelty by the husband on his wife or the relatives of the husband on the woman, on the wife of the husband. जहां पर ये वाले केसेस रजिस्टर होते हैं वहां पे देयर विल बी नो ऑटोमेटिक अरेस्ट्स. कॉग्निजेबल है लेकिन आप ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं कर लेंगे. आप नोटिस ऑफ अपीयरेंस दीजिए. यू गिव अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस विच इज नाउ 41A ऑफ CRPC. आप एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए. यू कंडक्ट a preliminary investigation and try to find out and ascertain the truth of the information. Try to find out the truth of the information. This notice of appearance issue also came up in Satyendra Kumar Antil versus CBI, which is a very recent and landmark judgment. That there should not be any mechanical or automatic arrests happening. And the magistrate has to satisfy. The magistrate has to satisfy that rights of the arrestee are not violated. Magistrate has to satisfy that rights of the arrestee are not violated. See, this is the facet of rights of an arrested person. The statute as well as judgments by the Supreme Court, when you see, they all point towards the fact that the personal liberty of the accused, the freedom of the accused can be curtailed by procedure established by law, but it cannot be arbitrary. It cannot be unreasonable. We cannot restrict that to mere animal existence. Dignified human existence has to be ensured. The Supreme Court in this particular judgment, Arnesh Kumar, said that there will be even departmental action if the rights of the accused are violated by the authorities. There can be departmental action also. I hope you all have benefited from the session. We have tried to make it as simple as possible so that it seeps into the understanding of everybody. And we will come up with other fruitful sessions also for you so that you can benefit from our endeavor. Thank you so much.